आज के लेक्चर का डिस्कशन है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल के हवाले से। एक टॉपिक डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम से डिस्कस है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी टीबी एक नाम, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी ट्यूबरकुलर, ये नाम हमारे पास है। अभी इन सब का क्या एक नाम का क्या मतलब है इनका, इसमें हम लोग असल में वो मेडिकेशन इस चैप्टर में स्टडी करते हैं जो हम लोग यूज करते हैं अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरिया या फिर अगेंस्ट हम लोग कह सकते हैं कि अगेंस्ट टीबी, ताकि हम टीबी के पेशेंट को ट्रीट कर सकें। तो ये वो मेडिकेशन है इन शॉर्ट, इस टाइटल का ये मतलब हुआ। अभी आज के लेक्चर का जो डिस्कशन है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो पॉइंट्स जानेंगे, फिर उसके बाद जो है लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोबैक्टीरिया समझेंगे कि माइक्रोबैक्टीरिया है क्या। अगर हमें ये माइक्रोबैक्टीरिया समझ आ गया फिर फार्माकोलॉजी जो है वो हमें समझने में मुश्किल नहीं होगी। और फिर उसके बाद हम जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं लाइक एमडीआर और एक्सएमडीआर, ये क्या है ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो रेजिम की तरफ आएंगे, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज का हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोबैक्टीरिया से। माइक्रोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो असल में टीबी कॉज करता है। और इस माइक्रोबैक्टीरिया को माइक्रोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सेल वॉल में होता है माइकोलिक एसिड। इस माइकोलिक एसिड की वजह से इसका सेल वॉल जो है फिर माइकोलिक एसिड का बन जाता है, और जिससे फिर हम इन बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरिया कहते हैं। माइकोलिक एसिड, ओके, तो इनका नाम माइकोबैक्टीरिया हो जाता है। और ये बात आप लोग यकीन कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ माइकोलिक एसिड नहीं है इसके सेल वॉल में, इसके सेल वॉल के सिंथेसिस में बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और भी छोटे छोटे से जो एक फंक्शनल रोल प्ले करते हैं इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस में। और अभी एक और लॉजिकल पॉइंट ये है कि वो मेडिकेशन जो टारगेट करते हैं माइकोलिक एसिड को, मतलब इस माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, तो वो मेडिकेशन जो है उनका जो इफेक्ट होगा वो मोस्टली बैक्टीरियासिडल होगा, यानी कि इन बैक्टीरिया की डेथ करवाएगा वो मेडिकेशन। और वो मेडिकेशन इस फार्माकोलॉजी में से जो सेल वॉल के अंदर जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अगर उनको टारगेट करते हैं, ये मेडिकेशन अगर उसको टारगेट करते हैं बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो फिर क्या होगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे या नहीं बनेंगे फिर उससे इस माइक्रोबैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो कंप्लीटली खराब नहीं होगा, लेकिन एक तरह से फिर वो मेडिकेशन इस माइक्रोबैक्टीरिया की जो फर्दर ग्रोथ है उसको स्टॉप कर लेंगे। सिंपल सी बातें मैंने डिस्कस की। पहली बात मैंने ये कही कि अगर हमारे वो मेडिकेशन है जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं तो वो अगर हम देंगे वो इन बैक्टीरिया की डेथ करवाएंगे, और अगर हम वो मेडिकेशन देंगे जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टारगेट करते हैं, जो छोटे छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अगर हम वो मेडिकेशन उनके खिलाफ देंगे तो फिर वो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करवाएंगे। शॉर्ट, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना और बैक्टीरिया को किल करना। माइकोलिक एसिड नहीं होगा बैक्टीरिया किल होगी, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कमजोर हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फिर आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और उसके फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हम डिटेल में नहीं जा रहे बाकी हम ये सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे फार्माकोलॉजी में हमें हेल्प आउट करेंगे। फिर हमारे पास है डीएनए से ये बनाता है आरएनए, आरएनए जाता है टुवर्ड्स द राइबोसोम्स, फिर ये बनाता है प्रोटीन्स, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्टली मैंने डिस्कस किया। वेल, फिर आते हैं टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी। अभी यहां पर जो बातें तकरीबन आप लोगों को अभी समझ आ गई, थोड़ा सा खाका आप लोगों के दिमाग में आ गया। अभी ये जो हमारी फार्माकोलॉजी है इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तकरीबन मैं समझता हूं कि अभी आप लोगों को जब मैं फार्माकोलॉजी समझाने वाला हूं वो आसान होगा। हमारी फार्माकोलॉजी में मौजूद है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटी माइक्रोबैक्टीरियल, एंटी टीबी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस और एंटी ट्यूबरकुलर। थोड़ा सा फास्ट बोला, एनीवे ये हमारे पास अवेलेबल हैं फार्माकोलॉजी में। फर्स्ट जनरेशन आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, इसको रिफेम्पिसिन भी बोलते हैं, इथेनबिल्टोल, पायरेजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और सेकंड जनरेशन में है अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोक्विनोज, मैक्रोलाइड्स और बेराक्विनिन। ये हमारे पास अवेलेबल है किसमें, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। अभी सवाल ये है कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है। फर्स्ट जनरेशन अमूमन जो पहले यूज होते हैं या पहले होते थे, सेकेंड जनरेशन जो बाद में होते हैं, इन दोनों में इतना फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ जब हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं फिर इसका फर्क आ जाता है। फर्स्ट जनरेशन वो है जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थेरेपी को यूज करते हैं, थेरेपी के लिए ट्रीट करते हैं, और ये तकरीबन इफेक्टिव भी होते हैं और लेस टॉक्सिक होते हैं फर्स्ट जनरेशन वाले। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन वाले होते हैं वो उनका इफेक्ट इतना नहीं होता जितना उनकी टॉक्सिसिटी होती है।
That's it. Simple understanding regarding the first and second generation. अब ये आते हैं towards short mechanisms of the isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide, streptomycin, and etc. Isoniazid क्या करता है? The very first one. ये असल में inhibit करता है इस mycolic acid की synthesis को. इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस जब होती है एक एंजाइम के थ्रू होती है माइकोलिक एसिड सिंथेज. असल में ये दो एंजाइम हैं. तो इन माइकोलिक एसिड सिंथेज एंजाइम्स को ये आइसोनियाजिड जो है वो इनहिबिट करता है. तो जब एंजाइम इनहिबिट हुआ तो फिर माइकोलिक एसिड नहीं बना. जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर सेल वॉल कहां से बनेगा? नहीं बनेगा. तो इस तरह से ये बैक्टीरिया के जो लाइफ है उसको कम करती है. मतलब इस तरह से ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करता है. इन शॉर्ट रिफेम्पिन क्या करता है? अभी मैं सिर्फ टारगेट पॉइंट बताऊंगा, बाकी मैं ये बात नहीं डिस्कस करूंगा कि ये स्टॉप करता है, किल करता है, क्या करता है. सिर्फ ये कहता हूं कि कहां पर इनके एक्शन शो हो रहे हैं. अभी वो एक्शन के पॉइंट बता रहा हूं. आइसोनियाजिड इनहिबिट करेगा माइकोलिक एसिड सिंथेज को. माइकोलिक एसिड सिंथेज नहीं होगा तो माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा. माइकोलिक एसिड नहीं होगा तो सेल वॉल नहीं होगा. इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म हुआ. अभी हमारे पास नेक्स्ट रिफेम्पिन. रिफेम्पिन क्या करेगा? ये हमारे पास जो आरएनए है इसको इनहिबिट करता है. जब आरएनए नहीं होगा तो फिर आरएनए आएगा नहीं टुवर्ड्स राइबोसोम्स, मतलब प्रोटीन नहीं बनेंगे. इथेम्ब्यूटोल क्या करता है? इथेम्ब्यूटोल, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है. इथेम्ब्यूटोल जो है एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं अरेबिनोएसाइल सिंथेज. तो ये हमारे पास एक एंजाइम है जो बनाता है अरेबिनोगैलेक्टोन एक प्रोसेस के थ्रू. और वो अरेबिनोगैलेक्टोन जो है वो असल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल वॉल के सिंथेसिस में. तो इथेम्ब्यूटोल जो है वो अरेबिनोएसाइल सिंथेज को इनहिबिट करेंगे. जब ये इनहिबिट होंगे तो फिर सेल वॉल की सिंथेसिस एक तरह से इनहिबिट हो गई. पायराजिनामाइड क्या करते हैं? ये असल में इसके दो मैकेनिज्म हमारे पास हैं. एक ये कि ये हमारे पास एक एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज. तो फैटी एसिड सिंथेज को ये इनहिबिट करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म के मुताबिक. जब फैटी एसिड सिंथेज नहीं होगा तो फैटी एसिड नहीं बनेगा. और साथ में जो पायराजिनामाइड है ये प्रोटीन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं. जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस दौरान जो है ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को. ये दो मैकेनिज्म से, बाकी इन दोनों के जो है परफेक्ट मैकेनिज्म्स नाउन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो है वो नाउन है अप टिल नाउ. फिर हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन. रिमेंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो असल में एक अमीनोग्लाइकोसाइड है. तो अमीनोग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अगर मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म बताऊं तो असल में मैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म बता रहा हूं. इन शॉर्ट दोनों का एक ही मैकेनिज्म समझ ले कि जो है हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं. कैसे करते हैं थोड़ा सा और बताता हूं कि असल में जो हमारे पास एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, इन दोनों के आपस में लाना इनको, और साथ में जो है ट्रांसफर आरएनए पर होते हैं एंटीकोड, और ये जो आरएनए मैसेंजर आरएनए पर होते हैं कोड. तो एंटीकोड कोडोन की पेयरिंग यहां पर नहीं होती. इन शॉर्ट आप लोग कह ले कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो ये जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, वो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बनाने नहीं देगा. लार्ज स्मॉल यूनिट की असेंबली नहीं होगा, और साथ में जो कोर एंटीकोडन की पेयरिंग है वो ये करने नहीं देगा. कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स. सिंपल. फ्लोरोक्विनोलॉन्स, क्विनोलॉन्स की मॉडिफिकेशन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये जब यहां पर से आरएनए बनता है उस वक्त तो यहां पर एक हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं डीएनए जाइरेज एंजाइम, जिसको टोपोइसोमेरेज 2 भी बोलते हैं. वो टोपोइसोमेरेज 2 जो है वो यहां पर फैसिलिटेट करता है रेप्लिकेशन को, डीएनए की रेप्लिकेशन को फैसिलिटेट करता है. जब हम लोग फ्लोरोक्विनोलॉन देते हैं वो इस डीएनए जाइरेज को क्या करता है? इनहिबिट करता है. इसके मैकेनिज्म को जो है वो स्टॉप करता है. डीएनए जाइरेज ने यहां पर जो सुपर कॉइलिंग होनी थी उसको आसान करना था ताकि फिर जो डीएनए है वो आसानी से रेप्लिकेट हो सके. लेकिन यहां पर रेप्लिकेशन अभी नहीं होगी क्योंकि डीएनए जो जाइरेज है या गाइरेज है, टोपोइसोमेरेज 2 जिसको बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म लॉस्ट हुआ. उसका फंक्शन जो था वो लॉस्ट हुआ, खत्म हुआ, अभी नहीं है. तो इस तरह से फिर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी. तो हम क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप सेल वॉल, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, तो ये हम इनहिबिट कर रहे हैं. जहां जहां पर हम इनहिबिट करते हैं इस तरह से फिर इसकी ग्रोथ भी इनहिबिट होती है ना. तो ये सारे क्या कर रहे हैं? या तो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं या फिर इसको किल करते हैं एक तरह से मैकेनिज्म के थ्रू. मैक्रोलाइट्स क्या कर रहे हैं? मैक्रोलाइट्स
मैक्रोलाइड्स जो है असल में यहाँ पर जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उस वक्त जो ट्रांसलोकेशन है ऑफ पेप्टाइड्स या फिर जो ट्रांसफर आरएनए है उस ट्रांसलोकेशन को मैक्रोलाइड्स जो है वो इनहिबिट करते हैं। मतलब ये कह दें कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और एक हमारे पास है बीटा क्विलिन, ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है इसका मैकेनिज्म कि ये जो है असल में यहाँ पर एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम जो एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। अभी हमारे पास एडीपी है, उससे एटीपी बनाना होता है कहाँ पर, बैक्टीरिया के अंदर। तो करता क्या है, बीटा क्विलिन जो है वहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ये बीटा क्विलिन उस एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करता है। जब वो इनहिबिट होगा तो फिर एडीपी से एटीपी नहीं बनेगा, मतलब एनर्जी नहीं बनेगा। इस तरह से क्या करता है बीटा क्विलिन जो है वो एनर्जी क्राइसिस को बनाता है यहाँ पर, मतलब एनर्जी फिर यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरह से जो हमारी फार्माकोलॉजी है इसके थ्रू हम लोग इस माइक्रोबैक्टीरियल की सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, आरएनए फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और साथ में एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं और साथ में जब हम लोग डोज को बढ़ाते हैं या फिर स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो फिर वो ड्रग जो है वो इस स्पेसिफिक माइक्रोबैक्टीरिया की जो लाइफ है उसको भी खत्म कर देते हैं, मतलब वो फिर इसको किल भी कर लेते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन हुई रिगार्डिंग दिस फार्माकोलॉजी। अब आते हैं टुवर्ड्स द टर्म्स एमडीआर एंड एक्सएमडीआर। वेरी सिंपल, एमडीआर क्या है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है ये असल में। इसमें क्या होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस में, हमारे जो स्पेसिफिक फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है लाइक आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन, ये दो ड्रग के खिलाफ जो है ये अगर रेजिस्टेंस शो करे पेशेंट उसको हम कहते हैं एमडीआर टीबी, कि उस शख्स को एमडीआर टीबी है। और एक्सएमडीआर क्या है, एक्सटेंसिव मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, कि दो के बजाय हमारे पास 3-4 की तरफ अगर ड्रग आ जाए उनके खिलाफ अगर पेशेंट रेजिस्टेंस शो करे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। उसमें कौन कौन से होते हैं, आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिन है, एथेम्बुटोल है और वन में भी फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिन या एमिनोग्लाइकोसाइड में से कोई एक हो सकता है या फिर सेकंड जनरेशन में से कोई एक हो सकता है। मतलब 3-4 मेडिकेशन के खिलाफ अगर रेजिस्टेंस शो करे पेशेंट तो फिर उसको असल में होती है एक्चुअली एक्सटेंसिव मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो फिर हमारे पास है नेक्स्ट टर्म दैट इज रजीम। हमारे पास है इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज। रजीम के हवाले से जो है इंटेंसिव फेज में, इस फेज में हमारे पास हमने बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ करने होते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव फेज। और कंटिन्यूअस फेज में क्या होता है, फिर हमारे पास सिर्फ 2 होते हैं ड्रग, उसको हमने फिर लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करने होते हैं। कब तक यूज़ करने हैं, सिंपल। इंटेंसिव फेज में हमारे पास होते हैं आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, इथेम्बुटोल और साथ में हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन अकॉर्डिंग टू वन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे पास क्या है, ये वो मेडिकेशन जिसको हम लोग इंटेंसिव देते हैं, मतलब फॉर अबाउट 2 मंथ्स कंसेक्यूटिव इन 4 मेडिसिन को यूज करना होता है, 3-4 मेडिसिन को यूज करना होता है। और फिर जो कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है उसमें बाकी जो मेडिसिन को स्किप कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन को प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को ताकि वो उस मेडिकेशन को आगे ले जा सके फॉर अबाउट 4 मंथ्स। यहाँ पर 2 मंथ्स में होते हैं 4 मेडिकेशन, यहाँ पर होते हैं कंटिन्यूअस फेज में सिर्फ 2 मेडिकेशन, कौन कौन से, आइसोनियाजिड रिफेम्पिन फॉर अबाउट 4 मंथ्स। और ये बात रखिए यहाँ पर तो थेरेपी होगी तकरीबन 6 महीनों के लिए। तो ये थेरेपी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल तक जो है वो जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। अगर पेशेंट जो है वो उसकी होगी ट्रीटमेंट, वो सेहतियाब हो गया, इट्स ओके। अगर नहीं तो फिर वो जो थेरेपी है वो प्रोलॉन्ग हो सकती हैं, मतलब मैंने कहा कि वो कई साल भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक होती है डिस्कशन कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें।